बहुत सारे बच्चों ने इसको रट्टा मारते हैं एग्जाम में गाइस। कभी कभार हमें 1 ओहम भी डिफाइन करने के लिए आता है। बैटरी आपको कोई बोला तो ये बैटरी नहीं बना दोगे, ऐसा सिंबल बनाओ। तो गेम यहाँ V और I का ही है, पोटेंशियल डिफरेंस और I का ही। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से वन शॉट लेक्चर बेहतरीन तरीके से बहुत कम टाइम के अंदर मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, सो भाई इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। और गाइस ये जो पीपीटी मैंने एकदम प्यारा सा बनाया, अगर चाहते हो ये आप लोगों तक पहुंचाऊं तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर 500 कमेंट हो जाना चाहिए #pdf #pdf, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को बहुत ज्यादा इसकी चाहत है। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि गाइस आपका रिएक्शन हमारी जान होता है और से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी 10th 11th 12th इंजीनियरिंग इतने सब लेक्चर्स लेने के बाद आपके लिए 9th स्टैंडर्ड के लिए लेक्चर्स बनाना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। वो एनर्जी तो रहना चाहिए। फिर भी गाइस आपका प्यार अगर मिलेगा तो ये जर्नी हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे। एंड दोस्तों चाहते हो कि इसके आगे के बाकी जो चैप्टर है वो भी अगर आपको देखना है, पहले से देखना, तो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गाइस सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो दोस्तों मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, सब आपको पता है कि कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो होता है, जब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होता है तो ही क्या होता है, वो चीजें फ्लो होना स्टार्ट होता है। जैसे आपको पता है कि मेरा टेम्परेचर अगर हाई है, सामने वाले का टेम्परेचर लो है, तो हाई टू लो की तरफ टेम्परेचर क्या होता है, हीट फ्लो होना स्टार्ट होता है। सो कहने का मतलब क्या, अगर कोई भी चीज को ट्रैवल करवाना है, फ्लो करवाना है, तो डिफरेंस चाहिए रहता है, स्ट्रेंथ का डिफरेंस चाहिए रहता है दो पॉइंट के बीच में। अगर दोनों पॉइंट इक्वल है तो भाई डिफरेंस तो फ्लो नहीं होता। उसी तरह से गाइस अगर मुझे करंट फ्लो करवाना है तो मुझे भी क्या चाहिए, दो पॉइंट पे डिफरेंस चाहिए। जैसे गाइस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डिफरेंस, ओके, स्ट्रेंथ डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, एक जगह हाई एक जगह लो, मतलब एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो ही क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। इसीलिए गाइस ये जो स्ट्रेंथ डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल्स एट टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दो लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। या स्ट्रेंथ डिफरेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब गाइस अगला पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। गाइस बहुत सारे बच्चों ने इसको रट्टा मारते हैं, बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, पर मैं बोलूंगा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अभी प्रदीप सर ने बोला था कि दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके क्लियर। गाइस एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आता है वोल्ट। तो कैसे डिफाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एग्जाम में आए डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत आराम से डिफाइन कर सकते हो। आप सभी को पता है कि दो पॉइंट के बीच में हम जब डिफरेंस देंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। और जब कोई चीजें फ्लो होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वर्क होता है। ये बातें हमें पता है, जब कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वर्क होता है। तो गाइस वैसे ही amount of work done when charge flow from one point to another point। amount of work done कब होगा, जब when charge flow from one point to another point is called potential difference between the two point। ओके जब दो पॉइंट के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह चार्ज फ्लो होगा, और जब एक जगह से दूसरे जगह चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, वर्क होगा। खत्म, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। ओके कब वर्क होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ चार्ज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और चार्ज फ्लो कब होगा, जब दो जगह पे क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए इस डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, या ये डेफिनेशन किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके एग्जाम में गाइस कभी कभार हमें 1 वोल्ट भी डिफाइन करने के लिए आता है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं भाई। ये देखो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, और उसको भी वी से ही डिनोट करते हैं। अब गाइस वर्क का यूनिट जूल होता है, जिसको जे से डिनोट करते हैं। क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब हमारा होता है चार्ज, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं कूलम से, जिसका नोटेशन सी होता है। तो अगर एग्जाम में हमें 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए है, 1 वोल्ट, तो कैसे डिफाइन करोगे, वैसे ही गाइस 1 अमाउंट ऑफ, या तो 1 जूल वर्क इज डन। कब डन होगा, व्हेन 1 coulomb of charge flow from one point to another point is called 1 volt potential difference between two point। okay 1 जूल
1 जूल वर्क कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा एक जगह से दूसरे जगह तक, और इसी को हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट पे कितना डिफरेंस है? 1 वोल्ट का डिफरेंस है। हो गया खत्म। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, और इसका नोटेशन भी सेम वी होता है। ओके गाइस, अब ये कुछ यूनिट्स है जो आपको याद रखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो गाइस, हर चीजों में अगर आपको कुछ देखो काम कर, अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा, आपको किसी से एक्स्ट्रा काम करवाना है, तो जो फ्री होगा काम वही करेगा ना भाई। तो उसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं? वो नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं? फ्लो करवाते हैं। ओके, क्या फ्लो करवाते हैं? नेगेटिव चार्ज को फ्लो करवाते हैं। एंड गाइस, फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या? देखो, हर एटम्स के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरह से न्यूक्लियस से बॉन्डेड नहीं होते, पकड़े हुए नहीं रहते, तो फ्री होते हैं। तो जो पूरी तरह से न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड नहीं होते, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली कंडक्टर के अंदर क्या लेके जाते हैं? नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं। ओके, अब गाइस अगला देखो गाइस, इसके अंदर आप ध्यान दोगे तो मैंने कोई भी स्विच ऑन नहीं किया है। अब स्विच ऑन नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन जो है रेंडमली डायरेक्शन में कहीं भी मूव हो रहे हैं। और इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने स्विच ऑन कर दिया। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, देखो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है? फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ओके, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ दिखाई दे रहा है डायरेक्शन, फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब गाइस अगला इलेक्ट्रिक करंट। गाइस बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट का जो नोटेशन होता है वो आई होता है। क्यू मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। और टी मतलब क्या होता है? टाइम होता है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो चार्ज पर यूनिट टाइम, या इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, या डायरेक्ट गाइस मैंने एकदम सिंपल सा तरीका बोला है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। खत्म खत्म। एंड गाइस ये देखो, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ये बातें अगर आपने दिमाग में रख ली तो आपका काम ऐसे एक डेफिनेशन और कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये देखो 1 एम्पियर, अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ वाला, ये देखो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे मैं बोलूं मास का यूनिट क्या होता है? केजी, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। बट अगर एग्जाम में डिफाइन करने के लिए 1 एम्पियर, क्या डिफाइन करने के लिए 1 एम्पियर? तो भाई बहुत सिंपल है, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, 1 coulomb charge flowing in 1 second, 1 coulomb charge flowing in 1 second is called 1 ampere of electric current. 1 ampere of electric current, या तो 1 coulomb of charge flowing in a conductor in 1 second is called 1 ampere of electric current. हो गया, खत्म खत्म। आपका दोनों काम हो गया। आपका देखो डेफिनेशन रट्टा नहीं मारने का, आपको फॉर्मूले तो लर्न करना ही पड़ेंगे, एंड फॉर्मूले को ही आप अपनी तरीके से फ्रेम कर सकते हो जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब गाइस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गाइस देखो, पहले सबसे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? चलो मैं यहां फटाक से बता देना चाहता हूं। ये देखो, ये है हमारा आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो गाइस, इसका मीनिंग क्या है? जितना ज्यादा मैं डिफरेंस रखूंगा, जितना ज्यादा डिफरेंस रखूंगा उतना, अगर देखो डिफरेंस कम है तो देखो दोनों के बीच फ्लो कम होगा, बट अगर डिफरेंस में बढ़ा दूं तो फ्लो ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा दोनों में डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा करंट ज्यादा फ्लो होगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इधर ये वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो गाइस सेम चीज है कि देखो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है जितना डायरेक्ट डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट ज्यादा फ्लो होगा। समझ में, इसका मीनिंग ये है। तो आप डेफिनेशन, आप ओम्स लॉ इसी तरह से बना सकते हो कि द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स 2 पॉइंट, बिटवीन टू इट्स एंड। ओके, खत्म। इसी को देख के द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, जो बाकी फिजिकल स्टेट है कांस्टेंट रहने चाहिए। जब इलेक्ट्रिक करंट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस खत्म, ओम्स लॉ खत्म भाई, खत्म। अब भाई जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो दो चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट। तो इक्वल और एक कांस्टेंट। अब गाइस ये के को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा। और 1/k क्या होता है? यहां मैं लिख देता हूं, बट 1/k विच इज इक्वल टू R। यही अपना रेजिस्टेंस है।
1/k क्या होता है, R होता है। तो I इक्वल टू 1/k क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V। तो V इक्वल टू क्या हो गया, IR। और ये एक्सप्रेशन किसका, ओम्स लॉ का है। क्लियर। और गाइस देखो से इसका ये जो ये रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको ओम कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है इसमें आगे बताने वाला, पर पहले यहां देख लो, अगर एग्जाम में आता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और इसका सिंबल अगर मैं बात करूं, सिंबल इस तरह से बनता है, ओके, ओमेगा, इस तरह से। एग्जाम में गाइस कभी कभार हमें 1 ओहम भी डिफाइन करने के लिए आता है, 1 ओहम। 1 ओहम तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। एम्पियर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर when 1 volt potential difference apply between two ends, then it is called 1 ohm of resistance। 1 ohm of resistance, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस जो दो एंड पे लगता है, एम्पियर है करंट जो करंट फ्लो होगा। एंड गाइस ये किसका डेफिनेशन बन जाएगा, 1 ओहम का। तो गाइस खुद से बना सकते हो, 1 एम्पियर कहां फ्लो होगा, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, कब फ्लो होगा, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई बिटवीन टू इट्स एंड, दो एंड पे जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे 1 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड 1 ओहम ऑफ रेजिस्टेंस। हो गया खत्म। अब रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, एक रेजिस्टेंस क्या होता है, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, करंट के फ्लो को जो रजिस्ट करता है, जो रोकता है, ओके, द ऑब्स्टेकल विच रजिस्टर फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को जो रोकता है। देखो गाइस जिसके अंदर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां करंट उतना कम फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस आप बढ़ा दोगे, नाम से ही पता चल रहा है रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टेकल्स, रोकने वाला, रजिस्ट करने वाला। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना कम करंट फ्लो होगा। तो ऑब्स्टेकल विच रजिस्टर फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सिंपल सी बात है। आगे रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। यहां सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बातें याद रखना। अब गाइस अब डायरेक्ट दोनों को एक साथ ले लेते हैं, लेंथ ऊपर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एग्जाम में अगर रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मीनिंग डायरेक्टली मतलब जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इनवर्सली मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो जितना एरिया कम करोगे उतना, अब इसमें से करंट आराम से फ्लो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतने एरिया में करंट। देखो अगर मैं ये बड़ा वाला जगह, ये बड़ा क्रॉस सेक्शन बना है तो इसके अंदर से करंट आराम से फ्लो हो जाएगा, इसके अंदर से आराम से फ्लो नहीं होगा। तो कहने का मतलब एरिया जितना इंक्रीज करूंगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रोकने वाली चीजें कम हो जाएगी, ओके। और जितना एरिया कम करूंगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रोकने वाली चीजें बढ़ जाएगी। तो वही दिया हुआ है, इसलिए दोनों के बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बताना तो बहुत कुछ है गाइस, बट कैसा, ये अपना वन शॉट एंड इसको फटाक से खत्म करना है। तो जितना काम की बात है मैं उतना ही करता हूँ। प्रोपोर्शनल के साइन को जैसे ही हम हटाएंगे वहां यहाँ दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। ये कांस्टेंट और गाइस ये जो कांस्टेंट है इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये इधर आ जाएगा, RA/L हो गया रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी अगर डिफाइन करना है तो मैंने बोला इसी से डिफाइन कर देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फिर इसके बाद प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना, इक्वल और कांस्टेंट, तो ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी। ओके, अब गाइस इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं है भाई, जो भी ये पाथ दिखाई दे रहा है इसके रास्ते में जो जो चीजें हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सेल हो गया, की हो गया, फिर हमारे रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के साथ ही हमारा एमीटर हो गया, फिर वायर हो गया, ये सभी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट है। द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द सेल। मतलब अब इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही है, ओके, वो सभी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आता है। उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट, कहीं भी सर्किट ब्रेक हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। अब गाइस ये देखो एग्जाम्स में कभी कभार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखो जब हम कहीं डिजाइन करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनोगे तो बैटरी आपको कोई बोला तो ये बैटरी नहीं बना दोगे, ऐसा सिंबल बनाओगे, समझ में आया। अगर की बोला तो किस तरह की ऑन है ऑफ है, इस तरह का जो सिंबल यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी कुछ भी यूज कर लोगे, बल्ब के लिए ऐसा
रेजिस्टेंस के लिए इस तरह से यूज किया जाता है, एमीटर के लिए इस तरह से यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर के लिए इस तरह का, तो ये आपको पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं अगला, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर इन सीरीज देखो गाइस, रजिस्टर इन सीरीज का मतलब क्या है, मैं थोड़ा बुक ओपन करना चाहूंगा, अगर बुक ओपन कर लूंगा। ओके, सो मैंने बुक यहाँ ओपन कर लिया जिससे आपको समझाने के लिए आसानी होगी। गाइस देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस देखो एक के बाद एक लगा हुआ है, एक के बाद एक लगा हुआ है। एंड साथ में गाइस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हर, यहाँ तो फोटो में आपको ऐसा दिख रहा है बट इसके पीछे की सच्चाई ये है कि हर रजिस्टर पे, हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग पोटेंशियल है। इस पे V1 है, इस पे V2 है, और इस पे क्या हमारा V3 है। इस तरह से अगर रेजिस्टेंस एक के बाद एक है, सर ऐसा लगाने से फायदा क्या होगा ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सो गाइस अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि अगर द रजिस्टर विच आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक कनेक्टेड है, अभी हमने देखा एक के बाद एक कनेक्टेड है एक ही लाइन के अंदर, तो उसको बोलेंगे रजिस्टर इन सीरीज। अगर रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट है एक के बाद एक, तो उसको बोलेंगे रजिस्टर इन सीरीज। अब गाइस एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा, ये पूरे सर्किट के अंदर, ये पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होता है। ये बातें दिमाग में रखना, क्या फ्लो होता है, सेम करंट। तो गाइस इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो गेम यहाँ V और I का ही है, पोटेंशियल डिफरेंस और I का ही है, तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। इधर V1 है, इधर V2 है, और इधर V3 है। इस तरह से अलग अलग, पहले रजिस्टर पे वोल्ट V1 है, दूसरे V2 है, तीसरे में V3 है। क्लियर। और पूरे सर्किट के अंदर सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। अब देखो अब इसकी वैल्यू मैं निकाल के आपको दिखाना चाहूंगा कैसे निकलेगा। अब जो चीजें दिमाग में रखना, जो चीजें अलग है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल वोल्ट किससे मिलके बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, यही, क्योंकि अलग अलग है ना, और टोटल मिला के V होगा। एंड गाइस साथ में अब हमने ये पढ़ा है, वी नो दैट, अभी आपको पता है क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। सही बात है, V इक्वल टू क्या आता है, IR होता है। अब देखो गाइस पहले वाले की अगर मैं बात करूं, पहला जो टोटल I इक्वल टू, अब रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड, एक के बाद एक, मतलब कैसे कनेक्टेड, सीरीज में S लगा दिए। तो ये दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरे के लिए V1 के लिए, V1 इक्वल टू, करंट तो सेम है इसलिए यहाँ I1 I2 नहीं लिखूंगा, ये हो जाएगा हमारा IR1। अब अगला सेकंड के लिए, V2 के लिए, आई करंट हर जगह सेम है इसलिए मैं वहां लिख नहीं रहा हूं, 4। एंड V3 के लिए IR3। अब गाइस ये जो सभी वैल्यू आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मिला है, ये सभी को यहां पुट कर देंगे। और याद रखना, इसी से अब याद रखना, V और I यही के बीच में गेम होता है। इस सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह अलग अलग है, इसलिए हमने V से स्टार्ट किया। और V से स्टार्ट किया, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। सबसे पहला टोटल वाला V इक्वल टू IR, और R कैसे कनेक्टेड, रेजिस्टेंस में, इसलिए हमने S लिख दिया टोटल के लिए। अब V1 के लिए V1 इक्वल टू IR1, V2 के लिए V2 इक्वल टू IR2, V3 के लिए V3 इक्वल टू IR3। अब सभी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इसके अंदर पुट करेंगे। सेकेंड V के जगह पे क्या आ जाएगा, V के जगह पे क्या आ जाएगा, IRS, ये देखो इसके जगह पे ये आ गया। V1 के जगह पे क्या आ जाएगा, IR1 एंड V2 के जगह पे क्या आ जाएगा, IR2 एंड V3 के जगह पे क्या आ जाएगा, IR3। हो गया। अब गाइस देखो सभी जगह से सब में से I कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। एंड दोनों साइड से गाइस क्या होगा, ये I कैंसिल, और R ऑफ S इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सर पर ये क्यों रहे, सीरीज क्यों कर रहे हैं? देखो गाइस, अगर मुझे सर्किट के अंदर करंट के वैल्यू को कम करना है, किसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कम करना है, तो मैं क्या करता हूं, वहां रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाता हूं। रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जहां रेजिस्टेंस बढ़ जाता है वहां करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर मुझे जहां करंट कम करना है वहां कैसे कनेक्ट करूंगा, एक के बाद एक, किसको, रेजिस्टेंस को। सो गाइस वही चीजें यहां लिखी है। देखो अब गाइस कुछ जो हमें एग्जाम से कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो मैंने पहले बता दिया कि हर जगह करंट क्या सेम है, करंट हर जगह सेम है। एंड गाइस देखो यहाँ टोटल R1 R2 R3 है। अब गाइस क्या ये सभी प्लस है,
तो इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल रजिस्टर, ये इंडिविजुअल रजिस्टर, ये इंडिविजुअल रजिस्टर, ये सभी का सम करूंगा तो टोटल इफेक्टिव रजिस्टर मिल जाएगा। और हर इंडिविजुअल रजिस्टर से टोटल ज्यादा रहेगा, टोटल ज्यादा ही रहेगा ना भाई, प्लस कर रहे हैं तो हर इंडिविजुअल, अगर ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सभी का प्लस करूंगा, ये टोटल ज्यादा ही हो जाएगा ना। तो वही तो लिखा हुआ है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये मतलब ये वाला टोटल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक एक से टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा, और सिंपल सी बात है प्लस है तो ज्यादा ही होगा ना भाई। अब आगे इसके बाद गाइस अगला हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये चीजें देखना चाहते हैं। देखो गाइस इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एंड टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उससे कम क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। तो किसी सर्किट के अंदर अगर मुझे क्या करना है, करंट को कम करना है, तो मैं अरेंजमेंट किस तरह से करता हूं, सीरीज में करता हूं, जिसके कारण रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है एंड करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अब गाइस अगला रेजिस्टेंस पैरेलल। अब पैरेलल का फोटो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं सबसे पहले। देखो पैरेलल का, एक चीज और मैं वहां कनेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा यहाँ। अब तो ये मान लो 3 ही रजिस्टर लगा हुआ है, अगर मैं नंबर ऑफ रजिस्टर लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, मेरी मर्जी, जितना मुझे करंट कम करना है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है आर ऑफ एन, ऐसे मतलब मेरी मर्जी, मुझे जितना करंट कम करना है उतना रजिस्टर में सीरीज में लगा दूंगा। आगे अब रजिस्टर इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब एक के नीचे एक, देखो इस तरह से, इस तरह से अगर रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है, ये देखो पैरेलल कनेक्टेड है, देखो ये पैरेलल हो गया ना, एक सीरीज को पैरेलल कहते हैं, रजिस्टर इन पैरेलल, एक के नीचे एक। अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो हम इसको बोलेंगे रजिस्टर इन पैरेलल। अब पहली बात गाइस, यहाँ हर जगह करंट अलग अलग है। पहले वाले रजिस्टर को I1 दिया है, दूसरे वाले को I2 दिया है एंड तीसरे वाले को I3 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब, और इसमें हर जगह पूरे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसके पहले पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, इसके अंदर पोटेंशियल, ये वाले में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग अलग है। तो करंट अलग अलग है तो हम लोग अब स्टार्ट किससे करेंगे, करंट से। ये सीरीज को कहां से स्टार्ट करेंगे, करंट से। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं, करंट अलग अलग है तो I इक्वल टू ये टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब गाइस वी नो दैट, हम सभी को पता है क्या पता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, बट अपने को I की वैल्यू चाहिए तो इसी फॉर्मूले को I की तरह चेंज कर दूंगा, R डिवाइड में आ जाएगा। देखो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया कि नहीं गाइस। अब ये टोटल के लिए, ये I के लिए बस रजिस्टर की जगह क्या हो जाएगा, P, क्योंकि कैसे एक दूसरे से पैरेलल है, कैसा है, पैरेलल। तो ये पहला मिल गया, टोटल वाला मिल गया। अब I1 के लिए V तो सेम है तो V1, अब इस कंडीशन के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V सेम है तो वहां 1 2 नहीं लिखूंगा, R1। I2 के लिए V अपॉन R2 एंड I3 के लिए V अपॉन R3। हो गया खत्म। इसको दे दो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। गाइस प्लस कर दो सबको फटाफट, प्लस करो। चलो मैं फिर से लिख देता हूं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो करंट अलग था तो हमने करंट से स्टार्ट किया। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन RP टोटल, I1 का V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। हो गया। अब गाइस देखो सब में से V कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दोनों साइड से V क्या हो गया, कैंसल, और ये हो गया 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। और नंबर ऑफ, अगर मैं नंबर ऑफ रजिस्टर को पैरेलल कनेक्टेड किया हो, नंबर ऑफ, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, उसको रजिस्टर कहा जाता है। तो नंबर ऑफ रजिस्टर अगर पैरेलल कनेक्ट किया हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, R ऑफ P इक्वल टू R ऑफ N प्लस R ऑफ 2, 1 अपॉन R ऑफ 3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन R ऑफ N। अब गाइस सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं 5 बड़ा है कि 1 अपॉन 5 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, बोले कि सर 1 अपॉन 5 को डिवाइड करूंगा तो आंसर तो 0 में आएगा। तो ये छोटू है, ये छोटू है, ये बड़ू है। तो देखो गाइस जो सीरीज में था,
सीरीज में था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, पर अगर वही पैरेलल में हो जाए, 1/5 उल्टा हो जाए तो आंसर क्या हो, छोटा हो जाता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट करूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस सर्किट के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करना है उसमें मैं रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करता हूं, पैरेलली, मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, समझ में इस तरह से। एंड साथ में गाइस अब देखो यहां उल्टा वैल्यू निकलेगा, जितना देखो यहां टोटल की वैल्यू जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो टोटल की वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। टोटल की वैल्यू से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्यों, देखो दोस्तों डिवाइड में है ना, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल वैल्यू के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। एंड गाइस आप एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हमें ये टोटल करने के लिए हम लोग इसको लास्ट में ऐसा भी लिख देते, इन्वर्स करके लिख देते। अब यहां तक रखोगे तो भी चलेगा, बढ़िया लास्ट में ऐसा भी कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो ऐसा। अब बुक में तो किया नहीं है, चलो बुक में नहीं किया तो रहने दो, नहीं तो फिर क्योंकि 11th में किया जाता था तो हम इसको रखते नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बिना मतलब। अब गाइस वही चीजें हैं कि ये सर्किट किस लिए यूज किया जाता है, ये सर्किट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। एंड साथ में गाइस पूरे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, एंड साथ में करंट हर सर्किट को अलग अलग मिलता है। मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस के अलग है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस के लिए अलग है, तीसरे वाले रेजिस्टेंस के लिए अलग है। एंड गाइस टोटल अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं, तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, एंड करंट की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये भी कभी कभार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से गाइस पूरा का पूरा चैप्टर, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ये वाला। ओके, तो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया बहुत कम टाइम के अंदर। सो गाइस अगर ऐसा ही आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए बना रहूं, समझाता रहूं, तो भाई इस वीडियो को जितना लोगों तक पहुंचा सकते हो, बता सकते हो, जल्दी जल्दी करो, मुझे प्यार मिलेगा, और प्यार मिलेगा तो और मजा आएगा। वीडियो को शेयर जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।